और जैसा कि हमने ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाली थी कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं हिस्ट्री के, और इस संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं एक अभ्यर्थी को, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है अपने इंटरव्यू के संदर्भ में, कि कुछ ऐसी बात जाने कि जो हमको करनी है, कुछ ऐसी बात जाने जिनसे हमको बचना है, और इसी के साथ इर्द गिर्द सारा हमारा इंटरव्यू घूमता है। तो आज की जो हमारी सेमिनार है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं वो आपको एक ओवरऑल पिक्चर बता सकें कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप किन बातों का वहाँ ध्यान रखें, किन चीज़ों को करने से आपके नंबर बढ़ते हैं, और कई बार ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जो हम कर देते हैं और उसका पता हमें तब चलता है जब रिजल्ट आता है। यही हमको अपना जो है वो संभावनाओं के द्वारों को और बढ़ाना है। तो आज यदि हम शुरुआत करें कि भाई आरपीएससी आपका इंटरव्यू लेने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वो किन किन मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान रखेगी आपके साथ, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे जो पहली बात आती है कि यदि आप इंटरव्यू बोर्ड की संरचना को देखेंगे तो उसमें बीच में जो है वो उस दिन का चेयरमैन बैठा रहता है जो कि आरपीएससी का एक सदस्य है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आपके सब्जेक्ट का चैंपियन नहीं है। वो एक साधारण किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से उसका कोई खास वास्ता नहीं। लेकिन जो दो बगल में व्यक्ति आए हुए हैं वो आपके सब्जेक्ट के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आपका जो स्टार्ट होगा इंटरव्यू का, वो बीच वाले जो उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उनके माध्यम से आपकी शुरुआत होगी। संभावना इस बात की रहती है, जितना हम देखते आए, हमने दिया है, सभी का ये अनुभव रहा है कि साधारणतः वो सब्जेक्ट से आपकी शुरुआत बिल्कुल नहीं करता। वो आपकी साधारण चीज़ों पे जाएगा, आपसे पूछेगा आप कहाँ से आए हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ की है, उसको मोटा मोटा आइडिया लेता है आपकी, और वो भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, कि क्वेश्चन लेके तो बैठेगा नहीं, वो आपसे पूछता है और आपसे ही फिर उनमें से क्वेश्चन निकालना शुरू कर देता है। आप बताएंगे कि सर मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, तो उसके पास उसके माइंड में क्वेश्चन का फ्रेमवर्क शुरू हो जाता है कि अच्छा झुंझुनू से, क्योंकि उसको लंबा अनुभव है कि वो आरएएस के भी इंटरव्यू ले रहा है, वो सब इंस्पेक्टर के भी इंटरव्यू ले रहा है, उसके पास एक ओवरऑल पिक्चर रहती है कि मुझे किस तरह से स्टूडेंट से शुरुआत करनी है। जब आप अपनी प्रोफाइल को बताने लगते हैं कि सर मेरा 10th है, 12th है, बीए है, एमए है, अच्छा आप कहाँ से हो, सर मैं यहाँ से हूँ, तो एक फ्रेमवर्क उसके सामने बन गया। अब उसने सबसे पहले जीएस में ही आपसे क्वेश्चन करने का एक साधारण जो तरीका होता है वो नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करता है। बोर्ड का व्यवहार 90% मामलों में बहुत ही कोऑपरेटिव रहता है। वो आपको कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो बच्चा है वो आया है बड़ा घबराया हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको क्रश कर देगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको इस तरह के शब्द बोलेगा कि आपके मनोबल को गिरा दे। बड़े कूलिंग, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, आइए आइए, फिर आपसे वो क्वेश्चन करना शुरू कर। अच्छा आपके पास बीए में आप हैं, अच्छा आपने एमए करी है, अच्छा आपने अपने कॉलेज का नाम बताया, जैसे कि मैं डी कॉलेज से पढ़ा था, मास्टर आदित्येंद्र राजकीय कला महाविद्यालय से सर मैंने बीए किया है, मेरी सर पीजी जो है राजस्थान विश्वविद्यालय हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हुई। अब उसके पास एक फ्रेमिंग आ गई कि ये यहाँ से, अच्छा आपने बताया कि मास्टर आदित्येंद्र से, अच्छा मास्टर आदित्येंद्र के बारे में बताइए आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही हो जाती है आपकी प्रोफाइल से, और हर व्यक्ति की प्रोफाइल अलग होती है। इसलिए आप देखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से वो हर किसी के लिए अलग आते हैं, क्योंकि आपकी हर की प्रोफाइल अलग है। तो सबसे पहला जो जरूरी काम आपको करना है, तैयारी का सबसे पहला चरण जो आता है वो आता है आपकी शैक्षणिक जो आपकी जीवन यात्रा रही है उसको तैयार करें। ये बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th कहां से करी है, 12th कहां से करी है, बीए में आपके पास क्या सब्जेक्ट रहे हैं, एमए आपने कहां से करी है, उस जगह विशेष से कोई आपकी कोई साहित्यिक ऐतिहासिक कोई बात जुड़ी हुई है, आप उसको बिल्कुल उसको लिखना शुरू कर दें आज से।
और इस पे एक दिन अच्छा चिंतन मनन करें। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, उसके नाम के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसकी क्या हिस्ट्री है। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी से करिए तो आपसे पूछ सकता है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब का है। अच्छा, आपके टीचर कौन कौन से थे, आपके पास पेपर कौन से थे। साधारण क्वेश्चन होता है कि आपके पास पीजी में आपने जो पेपर पढ़े हैं, 4 पेपर, चलिए उनके नाम बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैंने देखा है इसमें बहुत लोग जो हैं जब शुरुआत में ही एक बार गलत या नहीं बोल पाते तो उनका आत्मविश्वास एकदम नीचे आ जाता है। ये चीजें साधारण हैं, लेकिन जब साधारण चीजों के जवाब नहीं दिए जाते तो इंटरव्यू बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो गया कि यार मैं तो बता ही नहीं पाया, पीजी में मेरे कौन से 4 सब्जेक्ट थे। ये आपको चीजें जो नॉर्मल चीजें वो याद रहनी चाहिए। आपकी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री बिल्कुल आपके टिप्स पे रहनी चाहिए। अगर आपका जिला ऐसा है जिसका हाल ही में गठन हुआ है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। ये इंटरव्यू आरएस का नहीं हो रहा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है इस तरह के। आप ये मत सोचिए कि आपसे हिस्ट्री पूछेगा। जैसे मैं कई बार बताता हूं कि जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था तो राजकुमारी गुर्जर जी थी। उन्हें पूछा आप कहाँ से हो, मैं सर मैं डीग से हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, उन्होंने सीधा एनसीआर को स्टार्ट कर दिया कि आप एनसीआर के बारे में बताइए, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड क्या होता है। कोई मतलब नहीं था एक असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन वो उसका विशेषाधिकार है, कुछ भी पूछेगा आपसे। आप ये नहीं कह सकते साहब मैं तैयार करके नहीं आया, आपको एनसीआर में दिया आ रहे हो तो एनसीआर का पता होना चाहिए। उन्होंने ये तक पूछा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में राजस्थान का क्या प्रेजेंटेशन होता है, बजट का बंटवारा कैसे होता है। क्योंकि मैं वो तैयार करता था, आरएस देता रहता था, तो उस हिसाब से तैयार रहता था, बताता चला गया। तो अपने आप जो है आत्मविश्वास जो है वो ऊपर चढ़ गया, यार बढ़िया बता रहा हूँ। यदि मैं शुरू से ही बोलने साहब मुझे नहीं पता एनसीआर क्या होता है, एनसीआर की फुल फॉर्म नहीं पता, वहीं से आपका इंटू डाउन होने लग जाता है। सब्जेक्ट पे बात बाद में जाती है, शुरुआत वहीं से होती है। और आपने उसके 2-4 वो क्वेश्चन भी 2-4 ही पूछेगा, ऐसा नहीं बहुत लंबा, 2-4 पूछता है। और उससे आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव वो जांच लेता है, क्योंकि उसको इतना अनुभव है इंटरव्यू का। वो उसको सब्जेक्ट की नॉलेज वो बाद में बताते हैं उसको, जब आप चले जाते हो वो दोनों विशेषज्ञ कि सर इसका सब्जेक्ट में कैसा कमांड है। लेकिन उससे पहले ही वो जांच लेता है कि आपका नंबरों का लेवल क्या है, आप 10 पे जा रहे हो, 12 पे जा रहे हो, 15 जा रहे हो, 15 से ऊपर जा रहे हो। उसका एक खाका मोटा मोटा बन जाता है। बशर्ते वो खाका जब चेंज होता है जब दो जो विशेषज्ञ आपके बैठे हुए सब्जेक्ट के, वो या तो आपके बारे में बेकार टिप्पणी करें कि सर ये तो इसको तो हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज ही नहीं है, या वो ये कहें कि नहीं सर इसको तो हिस्ट्री की आउटस्टैंडिंग नॉलेज है, सर इसका होना चाहिए। वो नंबरों के बारे में नहीं पूछता आपके बारे में, वो उसका विशेषाधिकार होता है, खुद नंबर तय करता है क्या देने हैं, वो सलाह लेगा वो। लेकिन आपकी जो जो ओवरऑल आपका जो नंबरों का दायरा है वो शुरुआत के 4-5 क्वेश्चनों से मोटे मोटे तौर पर वो सेट कर लेता है कि आप किस तरह से आंसर दे रहे हैं, घबरा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। क्योंकि बहुत एक लंबा अनुभव रहा है मेरा और सर का, हमने देखा है बोर्ड में जब जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे पैर ऐसे ऐसे हिलते हैं, बैठा नहीं जा रहा, हाथ कांपता है सामने रखने में। सर को बहुत बहुत, सर आइए, तमें पवार सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसे कि आप परिचित हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सर के नाम पर एक बहुत ही अभी शानदार खोज तो जैसलमेर में करी है सर ने। हड़प्पा की एक ऐतिहासिक खोज में सर उसमें रहे, और अपने आप अनुभव से आपको रूबरू कराएंगे ही सर। तो वो जो पल होते हैं ना शुरुआत के 4-5 मिनट, वो आपकी स्ट्रेंथ को जांचते हैं। जहां बच्चा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उसको अपना गृह जिला, अपनी ओवरऑल पिक्चर तैयार रहती है, वहां से निकल जाता है। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि में जाए, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ आपकी जो हिस्ट्री है जिले की उस पर जाए। वो एक और एस्पेक्ट आता है, वो आता है करंट के मुद्दे आते हैं, जहां वो साइमल्टेनियसली जैसे आपका जिला अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, या आप पश्मीरा स्थान से आते हो जहां जहां खेजड़ी का मुद्दा बना हुआ है, वो करंट पर भी जाता है, उसको पूरी आजादी है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। वो पूछ लेगा आपसे कि अच्छा बताइए कि आप तो अच्छा जोधपुर से आ रहे हैं, जोधपुर में तो आजकल काफी विवाद चल रहा है, खेजड़ी का क्या मुद्दा है,
तो आप बताएंगे सर खिचड़ी का मुद्दा इस प्रकार का है। तो आपको अपने करंट के मुद्दों पर पूरी पकड़ रखनी है। आप ये मत सोचिए कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी हिस्ट्री की जांच होने वाली। हिस्ट्री की जांच तो विशेषज्ञ करेंगे ही जो बैठे हैं, लेकिन जो बोर्ड अध्यक्ष है वो आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को भी देखता है कि इसको समाज सोसाइटी के बारे में जानकारी है कि नहीं। आपसे पूछ सकता है कि संसद में गतिरोध फैला हुआ है, एपिस्टीन फाइल क्या है, आप बताइए एपिस्टीन फाइल क्या है, आपको पता होना चाहिए। आप करंट के मुद्दों से जी नहीं चुरा सकते। और जो बच्चा यहां पर शुरुआत में एक्सेल कर जाता है, जो अब उसको बता देता है सर ये चीज है, ये सर मुद्दे हैं, अरावली के खनन का मुद्दा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, मेरा सर इसमें ये स्टैंड, वो खुश हो जाता है यार ठीक, उसके आपके बारे में उसकी पॉजिटिव छवि बन गई, हाँ यार ये लड़का 15 से ऊपर वाला तो है। अब बात का खेल बाद में शुरू होगा सब्जेक्ट। पहले तो आपको अपनी छवि उसके सामने पॉजिटिव क्रिएट करनी है। क्रिएट कैसे होगी, जब आप वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं जाता हो, वहां आपने उसको संतुष्ट कर दिया कि हाँ सर मेरा जिला भी बढ़िया तैयार है, मुझे अपने सब्जेक्ट जो मैंने स्टडी करी है वो भी है, मेरी जो पर्सनल लाइफ की हिस्ट्री है वहां से भी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, गैप होता है पढ़ाई में लंबा, बहुत स्टूडेंट आएंगे तो पूछते हैं आप क्या गैप क्यों रहा, आप तो आपके आंसर जेन्युइन होने चाहिए। आप वास्तविक बताइए कि सर मेरी पारिवारिक स्थिति खराब थी, मैं पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाया, इसलिए सर 4 साल का गैप रहा है। आप झूठ मत बोलना उनके साथ। तो झूठ बोलते हो 1 सेकंड में आपको ट्रेस कर लेते हैं क्या बोल रहा है, इसके मुंह कुछ बोल रहा है, चेहरा कुछ बोल रहा है, इसके हाव भाव सही नहीं है। अगर आपकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है निजी स्टूडेंट की, तो वो चर्चा कर ले अच्छी तरह से कि कोई व्यक्तिगत किसी का अलग है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो साइंस पढ़ ली है, जिन्होंने खूब बीएससी कर ली और बाद में हिस्ट्री से कर रहे हैं, ऐसे कई स्टूडेंट हैं। आपसे पूछेगा ऐसा क्या हो गया भाई, आप तो साइंस के स्टूडेंट थे, आर्ट्स में क्यों आ गए, आप तो बढ़िया। आपको क्वेश्चन बहुत जो क्वेश्चन इजी होते हैं ना, उनका आंसर देना उतना ही टफ होता है। आपको उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, मैं क्यों चेंज कर गया अपना ट्रैक। जब तक आप उसको संतुष्ट नहीं करेंगे, आप एवरेज फील्ड में रहेंगे नंबरों के, और हमको एवरेज फील्ड से निकलना है बाहर। तो शुरुआत का जो 5 मिनट का टाइम है वो सबसे क्रूशियल होता है। देखिए सब्जेक्ट में तो आप खूब पढ़ के आ रहे हैं, खूब आपको नॉलेज है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरुआत के 5 मिनट। एक चीज तो ये आप समझ में आ रही जो मैं आपको समझाने की कोशिश। एक दूसरा और ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है जब आप सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट में 2 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और यहां पर 2-3 चीजें आती है जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। जब आप कॉलेज एजुकेशन में आएंगे, जब इस चीज को समझ जाएंगे कि विचारधाराएं बहुत मायने करती हैं, और आपको जिस तरह का देश का और राज्य का माहौल है उस तरह से आपको अपनी बात कहनी। हर स्टूडेंट के अंदर एक वामपंथ होता है, किसी के अंदर दक्षिणपंथ होता है। आप अपनी विचारों को जब प्रकट करें इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो बड़ा सावधानी से शब्दों का चयन करें। आपसे पूछ सकता है कि सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाए, आपका क्या दृष्टिकोण। देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में, हिस्ट्री में 1-2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके पूरे इंटरव्यू की दिशा निर्धारित कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन इतने साधारण होंगे, आप साधारण जवाब दोगे, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपका पूरा इंटरव्यू यहां डिसाइड हो जाएगा, जो आप क्या आंसर दोगे। यहां बच नहीं सकते, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल जो है ये एक तार्किक चीज है कि राष्ट्रगान के साथ जो है हमारे वंदे मातरम को रखा जाना चाहिए, सही बात है सर, ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। क्रॉस क्वेश्चन अब बनने शुरू होते हैं। अच्छा तो क्या पिछले 10 साल से सरकार ने ये नहीं किया, पिछले 70 साल में नहीं हो, तो सरकार ने गलती करी है क्या। और फिर आपके ऊपर क्वेश्चन दागना शुरू कर देगा। फिर आप कहेंगे नहीं सर गलती नहीं करी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो धीरे धीरे हमारे पास आती हैं, और समय अनुकूल जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है। तो चूंकि जो ये वंदे मातरम का गीत है सर, इसके साथ कुछ ऑब्जेक्शन भी रहे वक्त के साथ, तो सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है कि अब इस चीज को इंट्रोड्यूस करने का सही वक्त आ चुका है। जैसे आप बताएंगे कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार अब बनाए, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में तो
जब देश संविधान जब से था, लेकिन सरकार के पास इतनी ताकत नहीं थी कि 1900 जब देश आजाद हुआ, जब शिक्षा के अधिकार को वो शामिल कर दे मूलत। जैसे जैसे देश की परिस्थितियां बदलती हैं, जनमानस तैयार होता है, राष्ट्रों का माइंड सेटअप होता है, उसी हिसाब से चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अब अगर उसको और मन में आई आपको ग्रिल करने के, फिर पूछेगा अच्छा कुछ वंदे मातरम पे विवाद भी ये चल रहा है क्या, फिर आप बताएंगे हाँ सर विवाद रहा है। क्या विवाद है कि सर बताएंगे कि वंदे मातरम से एक समुदाय विशेष के लिए प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है कि सर मूलतः वंदे मातरम में माँ दुर्गा की उपासना है, और इस्लाम के अंतर्गत उनके ईश्वर की उपासना के अलावा हम किसी की उपासना कर नहीं सकते, इसलिए सर उस पर एक आक्षेप रहा है। तो क्या इसमें कुछ निर्णय भी, हाँ सर 1938 में कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी से इस पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इसके 2 शुरुआत के पद रखे जाने चाहिए, क्योंकि उस वक्त देश में सांप्रदायवाद धीरे धीरे असर करने लगा था। हम देखते हैं कि 1938 में ही पहली बार सांप्रदायवाद बड़े स्तर पर फैलने लगता है, जब मुस्लिम लीग की जन राजनीति शुरू होती है, और 1947 में देश विभाजित हो जाता है। तो सर उस वक्त इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता था, इसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि देश विभाजन से गुजरा था, सांप्रदायिकता की भावनाएं बहुत ज्यादा थी, तो वो उस वक्त सही वक्त नहीं था लागू। हाँ आज माइंड सेटअप, लेकिन अब व्यक्तिगत मेरे से पूछेंगे तो मैं अभी भी इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन आपको देश के और बोर्ड के माइंड को पढ़ना है कि मुझे इसके पक्ष में बोलना है। कुछ चीजें आपको सही नहीं लगती हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ मत जाइए, ये चालाकी होती है, आपको सीखनी पड़ती है। क्यों आप देख रहे हैं कि देश का माहौल क्या है, इंटरव्यू बोर्ड भी उसी दिशा में चलता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन उसी तरह से बनते हैं। जैसे सरकारें बदलती हैं, इतिहास में घटत बढ़त चलती रहती है। आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी है। जब इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाते हैं, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में चर्चा चल रही है कि महाराणा प्रताप और अकबर में से कौन महान है, आप क्या सोचते हैं? ये क्वेश्चन इतने खतरनाक हैं और ये पूछे जाएंगे, किसी ना किसी से आएंगे ये, और आप चाहें कि ये मेरे आए, क्योंकि ये आपके नॉलेज को डिफाइन करते हैं। आप कितना बेहतर शब्दों का चयन करते हो, किसी पोजीशन से कैसे बच जाते हो, क्यों आपको फंसा रहा है, कि आप बताइए, स्टैंड लीजिए। आप ये नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, अकबर का तो कोई योगदान नहीं रहा, धर्मांध शासकता था, और राणा प्रताप तो सर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे। आप कहेंगे कि सर के इतिहास को लिखे जाने की जो परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, नए तथ्य और नए विचार आते हैं, तो उस संदर्भ में हम मान सकते हैं कि एक युग में एक साथ 2 व्यक्ति महान हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि अकबर के युग में तुलसीदास जी महान थे, तो राजनीति के क्षेत्र में पैरेलल जो है वो राणा प्रताप भी महान हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अकबर अपनी जगह महान है, महाराणा प्रताप अपने संघर्ष की तरह महान। आप ऐसा मत करना कि जैसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं कि नहीं साहब अकबर तो साहब ऐसा था वैसा था, लेकिन आपको बैलेंस करना है। आप ये भी नहीं कह दें कि नहीं राणा प्रताप नहीं था। आप क्वेश्चन के जो पूछने का अंदाज है, इंटरव्यू क्या एक कला है, आप किस तरह से बोर्ड मेंबर आपके साथ खेल रहा है शब्दों के साथ, आपको पकड़ना पड़ेगा वो क्या सुनना चाह रहा है। आप अपनी लैंग्वेज को बहुत, जिसे कहते हैं ना, फूंक फूंक के कदम रखना। जब तक आप ये कला नहीं सीखेंगे, इंटरव्यू में एक्सेल करना असंभव होता है। आप कितने ही नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ भी बुकें पढ़िए, आप ये चीज नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको फंसाता है वो। अब बताओ क्या करोगे आप? कहोगे यार राजस्थान का शिक्षा मंत्री तो कह रहा है कि अकबर को हटाओ और राणा प्रताप ही रहेगा, आपका क्या सोचते हो? आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो हिस्ट्री के, आपका क्या मत है? क्या जवाब दोगे आप? क्या साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब सरकार जो कहेगी मैं तो सर बिल्कुल। आप कहेंगे सर नहीं, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं जो मंत्री महोदय मत रख रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मत है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सर यदि हम मध्यकाल में से अकबर को हटा देंगे तो पूरी जो उसका योगदान है भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, चित्रकला के अंतर्गत, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा नीति को निर्धारित करने के संदर्भ में, भारत की स्थापत्य कला के संदर्भ में, सर वो शून्य हो जाएगा। आप पॉलिटिकल मुद्दों पे मत जाइए राणा प्रताप से युद्ध करना। आप दूसरी उसकी चीजें बताइए कि सर यदि अकबर को हटा रहे हैं तो एक व्यक्ति को नहीं हटा रहे, एक पूरे दायरे को हटा रहे हैं जो भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को नया आकार दे रहा है। नए सिक्के आ रहे हैं, मनसबदारी प्रथा आ रही है,
जागीरदारी प्रथा आ रही है। सर इसलिए नहीं हटा सकते। आप ये मत कहिए कि साहब वो सब धर्मांध था इसलिए हटाएंगे, कि सर ये हमको रखना जरूरी है, लेकिन सर हाँ, राणा प्रताप का जो हिस्सा है और बढ़ाने की आवश्यकता है। आप इस तरह से बातों को संतुलित करना सीखेंगे। जब तक आप ये नहीं सीखते, चाहे आप कुछ भी करें, इंटरव्यू में नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये चीज कैसे सीखते हैं? जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं या अपने मित्र को लगातार इंटरव्यू देते हैं, आपकी भाषा की अभिव्यक्ति निखरती चली जाती है। आप पहले 4 अपने मित्रों को बैठा के इंटरव्यू दीजिए, एक दिन, दूसरे दिन दीजिए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन देखेंगे कि यार मेरे शब्दों पर नियंत्रण स्थापित हो गया है, अब ऊट पटांग बातें नहीं करता, मुद्दे की बात पे आ जाता हूं। तो मेरा ये सुझाव है आपको कि यदि आप जयपुर नहीं आ सकते तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अपने जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लीजिए, और वहां कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो उससे विनती कीजिए एसटी से, या कोई दे चुका हो उससे कि सर आप प्लीज कैसे भी करके सर आप हमारे बोर्ड में आ जाइए और हमारा इंटरव्यू लीजिए। देखिए, प्रश्न पूछना बहुत आसान होता है, मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जवाब देना उसका 10 गुना कठिन होता है। आप भी मेरी जगह आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है मेरी चक्के छूट जाए। इसलिए वो जो पूछ रहे हैं उन बात वो नहीं है, आप आंसर क्या दे रहे हो, कितना संतुलन है आपके शब्दों में। ये खेल संतुलन और कला का है। ज्ञान आप में भरपूर है, आप सब, ऐसा मैं कुछ नई बात बता रहा हूं, आप सब जानते हैं, आप सब पता है आपको। प्रस्तुतिकरण मेन होता है कि शब्दों को कैसे रखा जाए, कब किस चीज को बोलने से बचा जाए, तभी हमारे नंबर जो है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं किसी के 18, 20, 24 में से आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं। लोग गलत टिप्पणियां करते हैं, जैसा आप फलाने ये कर दिया, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, सोसाइटी में सब चीजें, कुछ होता है आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपके नंबर आपके हाथ में। ये आपसे नंबर कोई, आपके यदि बुरे नंबर आएंगे 8, 10, तो सिर्फ आपकी वजह से ही आएंगे, किसी दूसरे की वजह से नहीं आएंगे। क्या? देखिए, क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर रहेगा, वो आपसे पूछ क्या रहा है। मुद्दा ये है, आप जबरदस्ती सेंटर को मत घसीटिए जब तक वो उस चीज पे नहीं जाए। जब हमको अपनी विद्वता ज्यादा नहीं दिखा, जितना पूछा है उतना ही जवाब देंगे। वो जब पूछे, क्योंकि इंटरव्यू 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाता है, बस मुद्दे की बात करिए और मुद्दे की बात का आंसर दीजिए। जो धारा 370 के बारे में पूछ ही ले आपसे, तब आप आंसर दीजिए उसका। अदरवाइज अपन को जबरदस्ती कीचड़ में पैर नहीं फंसाना है। हमको उतना ही बोलना है जितना की आवश्यक है, जरूरत से ज्यादा बोलना खुद के, क्योंकि उससे फिर ऊट पटांग क्वेश्चन बनने लगते हैं। आप ज्यादा दिखाएंगे उसको, वो आपको क्रश कर देगा कि यार ज्यादा इंटेलिजेंट मैं बताता हूं इसको, क्यों उनका एक एटीट्यूड होता है, बहुत सीनियर प्रोफेसर होते हैं। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, मेरे जो अनुभव है, कि आप कभी भी इंटरव्यू से उलझना मत। ये सबसे खतरनाक चीज होती है, हमको पता नहीं लग पाता। हम में से कई लोगों को आर्ग्यूमेंट करने की आदत होती है हर जगह। अरे नहीं साहब, ये सही है साहब मैंने तो विपिन चंद्रा में भी पढ़ा था, सुमित सरकार में पढ़ा था, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहेगा भारत विभाजन के लिए गांधी जी उत्तरदायी थे, आपने आंसर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं मानता, गांधी जी उत्तरदायी थे। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हो साहब, विपिन चंद्रा भी यही कहता है कि वो नहीं थे, सुमित सरकार भी कहता है। अगर वो इंसिस्ट कर रहा है किसी चीज पर, आप उसके खिलाफ मत जाइएगा। आप अपनी सीमाएं खुद स्वीकार कर ले। सर देखिए, मैंने ये पढ़ा है, मेरा ज्ञान इतना ही सीमित है सर, आप मुझे इस चीज पर नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हो किसी मुद्दे पर, सर मुझे सहज स्वीकार है। आप उसको हमेशा वरेण्य रखेंगे, कभी उसके साथ क्लैश मत कर जाइएगा। एक बार यदि उसने आपको बोल दिया ना आपके अगेंस्ट, आप शांत हो जाइए, अपना बैकफुट ले लीजिए। कहीं ये नहीं कि आप अड़ जाए बात पे कि साहब मैं तो सर ये आप तो मुझे नई चीज बता रहे हो, मैंने तो सर ये पढ़ा है। और हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, कई बार वो आपके टेम्परामेंट को भी चेक कर लेता है। जब कॉलेज में आप जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे लड़के पढ़ने आते हैं कि वो आपको गिरानते, उनको पता कुछ नहीं होता लेकिन अड़ जाते हैं, और आप भी क्या उनके साथ लड़बड़ोगे क्या? स्कूल का और कॉलेज का जीवन बहुत अलग होता है। कई बार टेम्परामेंट की जांच के लिए भी आपको टिंच कर देता है। आप समझ जाइए कि मुझे रुकने का वक्त है, बहस नहीं करनी है इंटरव्यू बोर्ड के साथ, बिल्कुल नहीं। खुद ही अपने ज्ञान को सीमित कर लीजिए कि सर मेरे को इतनी ही नॉलेज है,
इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। एक और मुद्दे की बात करके मैं जो है तमेक पवार सर को बुलाऊंगा, वो है जैसे मैं एक टॉपिक छेड़ रहा था विचारधारा का। विचारधारा के क्वेश्चन आपके साथ आएंगे ही, राइट विंग के भी आएंगे, लेफ्ट विंग के भी आएंगे, और आप हर किसी के अंदर या तो लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कोई विंग नहीं है। हमारे अंदर हमारे विचार होते हैं और सभी विचार सही हैं, गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि ये विश्व क्या है, एक सापेक्ष है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं कह रहा हूं वो भी सही है। लेकिन आप जब भी अपनी बात को रखें लॉजिकली रखें और बहुत पोलाइटली रखें, क्योंकि जब ऐसे मुद्दे पूछता है वो कि आरएसएस की क्या भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आपने बिपिन चंद्रा पढ़ा है, आप ये मत कह देना कि साहब उनका तो कोई योगदान नहीं था, है ना, कोई योगदान ही नहीं था, क्योंकि आपने बिपिन चंद्रा पढ़ा है। कोई ऐसी बुक पढ़ी नहीं जिसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। आपको नहीं बोलना है, क्योंकि जो माहौल है वो राइट विंग का है। आपको अपनी विचारधारा कुछ भी हो आपके अंदर, आपको वो बहुत ज्यादा दिखानी नहीं है इंटरव्यू बोर्ड में। आपको नंबर लेने हैं चालाकी से इंटरव्यू बोर्ड से। ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो जैसा हूं ना, मैं तो वामपंथ को या मैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, मैं तो कहूंगा साहब बिल्कुल योगदान नहीं था आरएसएस का, कोई योगदान नहीं किया। देखिए इस देश में सभी ने अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता में योगदान दिया है। कुछ ने गोली खाई है, कुछ ने लठ खाए, कुछ ने जेल की खाई है, कुछ ने संपत्ति कुर्क कराई है। लड़ाई में हर किसी का दृष्टिकोण अलग रहा है। हम नहीं कहेंगे कि आरएसएस का योगदान, आप कहेंगे सर उनका योगदान था, लेकिन वो राष्ट्र निर्माण के माध्यम से था। वो चाहते थे कि पहले राष्ट्र मजबूत हो, जो जनजातियां उनमें राष्ट्रीय गौरव प्रतीत हो। तब वीडी सावरकर सर इस बात को कहते हैं कि कोई ये बात पहले नहीं बोलता था, सावरकर साहब ने पहली बार कही कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अब सब मानने लग गए, उनसे पहले कोई नहीं मानता था। आप बहुत ही चालाकी से, आपके मन में कोई भी विचारधारा है, विचारधारा को पीछे रख देना। बिल्कुल इंटरव्यू से नंबर लेने, तो जैसा इंटरव्यू का माहौल है उसको समझते हुए ही अपनी बात रखनी है। चाहे आप लेफ्ट विंग के हैं, राइट विंग के हैं, पूरी जिंदगी भर आप खूब विद्वता दिखाना, कॉलेज में जाके खूब बोलना, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इंटरव्यू के दिन इन चीजों को कंट्रोल में रखना। ऐसा मत दिखा देना कि मैं या तो पूरा हार्डकोर हिंदुत्ववादी विचारधारा का समर्थक हूं या मैं हार्डकोर जो है वामपंथ का समर्थक हूं। संतुलित और संयमित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा देना और चीजों को क्लिष्ट होने से रोकना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो किस विचारधारा का है। ये ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। आप जितना अपने वाणी पर संयम रखेंगे, जितनी अपनी बात को पोलाइटली कहेंगे, तो आपकी संभावना इंटरव्यू में उतनी ही बढ़ जाती है अच्छे अंक लाने की। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सर के वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ और जितना प्यार के साथ समझाते हैं, बहुत कम टीचर होते हैं जो कड़वी गुट्टी भी जो है बड़े उसको प्यार से दे देते हैं। वही डॉक्टर अच्छा माना जाता है जो इलाज भी कर दे और मरीज को तकलीफ भी, वो डॉक्टर बेस्ट माना जाता है। लेकिन सर से एक शिकायत है मेरी, सर से शिकायत है, सर ने कहा कि हमारा जब इंटरव्यू हो रहा था तो 15 नंबर दिए गए थे। अच्छा ये बात कई बार सही है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डाला, मेरा आज तो गला बैठ रहा है, बड़ी स्थिति खराब है, तो मैंने डाला कि मैंने कैसे 20 नंबर प्राप्त किए। तो बहुत सारे ने वो वीडियो नहीं देखा, सीधा नीचे सेटिंग करी थी, क्या जुगाड़ था, तो इस तरह के उनके टाइटल आए। वीडियो नहीं देखा उन्होंने, मेरे टाइटल ही ऐसा बनाया था, इंटरव्यू में मैंने 20 अंक कैसे प्राप्त किए। किसी ने समझाया कि भाई ऐसा बनाओगे तो लोग वीडियो देखेंगे, मैंने ऐसा बना दिया, लोगों ने देखा नहीं और उसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो एक्चुअली मैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरे जो जैसा सर कह रहे हैं कि हमारे टाइम में जो सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था उसमें सत्यता का काफ़ी अंश था। हमारा भी ग्रुप बना हुआ था, उसमें हम नंबर शेयर कर रहे थे। मेरे 137 नंबर थे, रिटर्न में मैं 4th नंबर पे था पूरे राजस्थान में। हालांकि जो सर कह रहे हैं ना कि हमेशा आदमी के मन में एक भय होता है आरपीएससी को जाता है, उससे पहले मैं 3 बार आरएस के इंटरव्यू दे चुका था। 2 बार बहुत शानदार नंबर आए थे, तीसरी बार बेकार नंबर। हमारे पिताजी देख रखा था कि लड़का पिछले 8 साल से जो है यूपीएससी आरपीएससी में परेशान होता फिर रहा है। उन्होंने कहा बेटा कुछ
व्यवस्था व्यवस्था करें, कुछ भाग दौड़ करें। हालांकि ये बात मेरे अंदर स्वीकार कर रहा हूँ मैं, इनकी मैं एक बार आपको देख लेता हूँ सिचुएशन क्या है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत लंबी होगी थी। मैंने 2002 से 2004 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया था, 2005 में आईएएस दे लिया था, 2006 में दिया, 9 में दिया, 7, 8, 12, 14 के आरएस इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा था मेरा कहीं। लंबी बेरोजगारी थी 11-12 साल। तो आप इतनी लंबी बेरोजगारी झेलते हैं ना, तो आदमी येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से नौकरी प्राप्त करना चाहता है। ये आप में से बहुत सारों के साथ ये चल रही है स्थिति, मैं झेल चुका हूँ, मुझे पता है क्या होती है बेरोजगारी। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई कुछ बेटा देख ले, तू तेरा लास्ट अटेम्प्ट है। 16-17 की बात है और 2004 में पीजी करा था। मैंने एनालिसिस करना शुरू किया क्या स्थिति हो सकती है, तो मैंने देख लिया कि मेरा रिटर्न में 137 नंबर है। जो सर ने कहा ना वही बात कि दिमाग में आया कि अगर 0 नंबर भी दे देंगे, सीटें 93 थी हिस्ट्री में, मेरा तब भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे से जो बाद में आ रहा था वो 8 नंबर पीछे जा रहा था। मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यदि 0 भी दे। तो सर की तरह मैंने भी प्रयास किए कि यार पता करो कि कहीं 0 नंबर देने पे फेल तो नहीं हो जाते। फिर मैंने जब पता कर लिया, सोर्सेज थे, बहुत सारे फ्रेंड्स पहले ही आईएएस आईपीएस बन चुके थे, तो पता लगा लिया मोटा तौर पर फेल नहीं होता आदमी, वही जो सर अंतिम सत्य वो। फिर मैंने अपने फादर को कहा कि नहीं साहब, इतनी तो मुझ में योग्यता है कि मुझे 3 बार पहले इंटरव्यू देने का अनुभव है, मैं फेल नहीं हो सकता, बहुत बुरे से बुरा करेंगे 5 नंबर तो देंगे। बोले ठीक है, फिर कोई दिक्कत। और मैं फिर अपनी तैयारी में लग गया, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का 4 का है, बहुत लंबी कहानी है। बस ये बताना चाहूँगा, जो सर जो बात कह रहे हैं ना कि मॉक इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट होता है, कि मैंने अपने सारे आरएस के इंटरव्यू, मेरे कोचिंगों में तो मैं जोधपुर तक गया हूँ, कोई इंटरव्यू कहीं छोड़ता नहीं था, जयपुर ही रहता था, मालवीय नगर, यहाँ जहाँ होता था वहाँ पहुँचता था। पैसे लगते थे उस टाइम में 1100 रुपये, वो भी देता था। फिर उसके साथ मेरे साथ के फ्रेंड थे जो उस वक्त आईएएस दे रहे थे, आरएस दे रहे, उनका ग्रुप था 8 लोगों का। शाम को बैठ जाते थे, जैन लाइब्रेरी पढ़ती है जब जयपुर फुट बनता है, वहाँ रोज बैठते थे, और एक बैठ जाता था सामने और 7 लोग बैठते, तो फिर इंटरव्यू शुरू होता। कुछ चीज नहीं थी जो बच जाए इंटरव्यू से। 4-4 महीने तक लगातार चलता रहता था, तुम्हारा आ रहा है तुम मेरा लो, अलग अलग फेज में आरएस के इंटरव्यू आते थे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर लो। इतना मतलब परिष्कृत हो गए जब तक इंटरव्यू आया कि सारा भय खत्म हो गया, सारी जो द्वंद्व होते हैं, क्योंकि रोज क्वेश्चन आते थे तरह तरह के, सब दूर होते चले। फिर इंटरव्यू की डे की बात आई, इंटरव्यू देने पहुंच गए। राजकुमारी गुजर जी का बोर्ड था, जैसे मैंने बताया शुरुआत हुई। जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, देखिए मैं आप में से कितने लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या कर रखी है, जिन्होंने, है कोई ऐसा? ठीक है, आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा बहुत। मैं ये नहीं कहता जो नहीं कर रखी उनको नहीं होता, कंपैरेटिवली आपको बेनिफिट मिलता है। मैंने पीएचडी चल रही थी मेरी, तो मेरा जब राजकुमारी जी ने ले लिया, तो फिर जब एक्सपर्ट आया तो उसने सीधा पूछा कि आपका क्या पूछा, हाँ सर पीएचडी कर रहा हूँ, 2012 का जेआरएफ हूँ, पीएचडी कर, क्या टॉपिक है आपका? सब प्राचीन भारत में नगरीकरण भूमि अनुदान पद्धति, उसकी बाँचें खिल गई, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। भूमि अनुदान पद्धति सामंतवाद से जुड़ जाता है सीधा। सामंतवाद हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंशिएंट इंडिया की, उसमें इतनी डिबेट है, आज तक लिखा जा रहा है। जब से भारतीय सामंतवाद बुक लिखी है रामशरण शर्मा ने, आज तक उस पर बुक लिखी जा रही है। मेरा पूरा इंटरव्यू मेरी पीएचडी के इर्द गिर्द घूमता रहा, वहीं से पूछते रहे नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण क्या है, क्योंकि मैं अपनी पीएचडी अपने दम पे कर रहा। मैंने बताया नगरीकरण के 10 आयाम होते हैं, क्या क्या होते हैं पूरे बताए, 1 2 3 4, किसने बताए थे? वो बताया। भूमिदान पद्धति क्या होती है, भूमिदान पद्धति का क्या, आप तो कहते हैं कि सामंतवाद खत्म हो जाता है मुसलमानों के आगमन के बाद, एकता व्यवस्था आ जाती है, लेकिन राजस्थान में तो सामंतवाद चल रहा है 18वीं शताब्दी, इसको कैसे डिफाइन करोगे? इतना शानदार इंटरव्यू गया था, बहुत खुशी हुई। मैं बाहर आ गया, मेरे ताऊ जी के बेटे अजमेर ही रहते थे, वो मुझे लेने आए। उससे पहले 3 बार लेने आ चुके थे, हर बार वही कहानी रहती थी, फेल हो जाते थे। बोले भाई सोनू, मेरा घर का नाम सोनू, सोनू कैसा रहा इंटरव्यू? भाई साहब इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया गया है, और नंबर 7-8 से ज्यादा ना आएंगे। क्यों? मैंने कहा मैं आरपीएससी से परिचित हूँ, हालांकि एक बार धोखा किया, 2 बार, लेकिन मुझे नहीं लग रहा नंबर 7-8 से ज्यादा है। एक्चुअल असेसमेंट था मेरा। लेकिन जिस दिन
मार्कशीट आई थी, मुझे कई बार खुद को विश्वास नहीं होता, मेरे 20 नंबर थे, तो टॉप नंबर थे उस दम, टॉप नंबर थे। 20 नंबर आने के बाद भी मेरी 4th रैंक की रही और रिटर्न में भी मेरी 4th रैंक थी। आप कभी भी इंटरव्यू के बारे में कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते कि वो क्या नंबर देगा। ये बहुत ट्रिकी चीज होती है। बोर्ड को क्या पसंद आ गया, क्या ना पसंद आ गया, ये तब पता चलता है जब आपके हाथ में नंबर आ जाए। ये बहुत हुआ है। मेरे एक और फ्रेंड है, उनको सिर्फ 6 ही नंबर दिए थे, उनका भी बहुत, मेरे साथ ही थे, 6 नंबर दिए थे, फिर भी सिलेक्शन हुआ, उनके नंबर अच्छे थे। तो आप कभी भी ना नंबरों के दबाव में नहीं जाएं बिल्कुल भी, ये नंबर मिलेगा, वो नंबर मिलेगा, कुछ नहीं। ये सब, इन चीजों से ऊपर उठे आप, क्योंकि तभी आप एक, है ना, फ्री माइंड में इंटरव्यू देता है आदमी। आप ये गणना करके बैठे हैं मेरे 125 नंबर है, या तो आपके टॉप नंबर चल रहे हैं, एक्चुअली में टॉप चल रहे हैं आप 5-7, तब आप बेफिक्र। अदरवाइज मिडिल सिचुएशन में है ना, तो नंबरों के दबाव को अपने से ऊपर हटा लो, वो आपको हर्ट करती है। आप कोई क्राइटेरिया तय कर लेते हैं ना, वो आपको फिर आपकी वो चिंता उत्पन्न करता है दिमाग में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं ये सोच के चल रहा था कि मुझे 7-8, क्योंकि आरपीएससी की छवि सही कह रहे हैं, इतनी उस वक्त डाउन थी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि सारे काम हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे उस दौर में। इसलिए मैं, विश्वास ही नहीं था कि मुझे 10-12 नंबर से ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। इंटरव्यू मेरा शांत, मुझे पता था कि मुझे क्या पूछ रहे हैं, मेरी पीएचडी पे ही चलाता था, बताया शानदार। राजकुमारी गुजर जी ने पूछा, सब बढ़िया बताया, लेकिन क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया था। लेकिन हर दौर में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहते हैं। जब बहुत बुरा दौर होता है ना किसी देश का, उस वक्त भी कुछ ऐसे कैरेक्टर रहते हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं। इंटरव्यू का भी यही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ ही बहुत बढ़िया हो गया है, सब राम राज्य आ गया है। ये चीजें अपने दिमाग से आप उनको कंट्रोल में रखिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को नंबरों के दबाव में मत लीजिए, अपना जो नेचुरल है ना फ्लो, उसको बना के रखिए। और जितना ज्यादा आप मॉक इंटरव्यू देंगे ना, ये आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करती है। बाकी तो हम कह के चले जाएंगे, लेकिन आप जब रोज देते हो और तीसरे चौथे दिन देते हो, तब पता चलता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, सामने वाला क्या मेरे अंदर कमियां ढूंढ रहा है। ये प्रोसेस आप अपनाइए।